Everyone, welcome back to my YouTube channel DevFiles. I'm going to start a blockchain series which will have 4 sections. In the first section, we will understand what blockchain technology is, which will be more theoretical based. In the second section, we will learn and build smart contracts with Solidity programming language. And in the third section, we will integrate our smart contracts with the front end. And in the last fourth section, we will build few projects to strengthen our skills. This is the first video of the first section, understanding blockchain. In this video, we will cover what blockchain is, history, evolution, its key components, and how it works. So let's dive into the blockchain technology. मैंने सोचा था ये वीडियोस मैं इंग्लिश में बनाऊंगी, लेकिन मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था, तो मैंने दोबारा हिंदी में ही रिकॉर्ड की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल लेजर है। व्हेन आई सेड द टर्म लेजर, मोस्ट ऑफ यू पीपल माइट हैव थॉट ऑफ बैंक्स। बैंक्स डू इंडीड मेंटेन लेजर, बट इन दी एंड बैंक इज़ अ सेंट्रल अथॉरिटी जिसके पास पूरा कंट्रोल होता है हमारे पैसों का। वो चाहे जो चाहे कर सकती है हमारे पैसों के साथ एक हद तक। लेकिन ब्लॉकचेन एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स कि उसमें कोई सेंट्रल एंटिटी नहीं होती या कोई सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि ब्लॉकचेन को कंट्रोल कर रही होती है। इम्यूटेबल मीन्स एक दफ़ा डेटा अगर ब्लॉकचेन में लिख दिया गया तो उसे चेंज नहीं किया जा सकता। और डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स कि कॉपी ऑफ ब्लॉकचेन सारे नोड्स के पास होती है जो उस नेटवर्क का पार्ट होते हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंट और सिक्योर है। इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा? इस स्लाइड में हमने पढ़ा कि ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज मीन्स कि कोई सेंट्रल एंटिटी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स कॉपीज ऑफ लेजर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द नोड्स इन द नेटवर्क। एंड इम्यूटेबल मीन्स वंस द डेटा इज रिटन इनटू द ब्लॉकचेन इट कैन नॉट बी चेंज। लेजर है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेडिशनल बेसिस वर्सेस ब्लॉकचेन। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ब्लॉकचेन डेटाबेस है? यस, ब्लॉकचेन इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस। अब सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रेडिशनल डेटाबेसेस की। मोस्ट ऑफ यू माइट नो व्हाट ट्रेडिशनल डेटाबेसेस इज, और बहुत सारे यूज़ भी करते होंगे। सिंपली SQL, MySQL और Oracle के जो डेटाबेस होते हैं वो ट्रेडिशनल डेटाबेसेस होते हैं। वो सेंट्रलाइज होते हैं मीन्स कि कोई सिंगल एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है पूरे डेटाबेस को। सेकेंड, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर मीन्स कि अगर जो सेंट्रल सर्वर है वो या फिर डेटाबेस इनएक्सेसिबल हो जाए या सर्विसेज प्रोवाइड ना कर पाए किसी भी रीज़न की वजह से, तो हम एज अ यूज़र हम डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। थर्ड थिंग, वेरिएबल डेटा चेंज किया जा सकता है। डेटाबेस पे लिखा हुआ डेटा इजीली चेंज किया जा सकता है। ये फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है फॉर यूज़र। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन की। जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था, ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज है मीन्स कि कोई सिंगल एंटिटी या कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि ब्लॉकचेन को कंट्रोल कर रही होती है। सेकेंड, रेजिलिएंट मीन्स अगर एक नोड या लेट्स सपोज 50% ऑफ नोड्स भी अगर फेल हो, ठीक है, अगर वो 50% ऑफ नोड्स भी अगर डेटा प्रोवाइड ना कर पाए, फेल हो, फिर भी हमारा ब्लॉकचेन काम करेगा अनलेस कंसेंसस मैकेनिज्म अच्छे से हो पाए। कंसेंसस क्या है आगे हम पढ़ेंगे। थर्ड, इम्यूटेबल। अगेन जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में कहा था कि डेटा एक दफ़ा ब्लॉकचेन में लिख दिया जाए या भेज दिया जाए तो उसे चेंज नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल्स में क्रिप्टो करेंसीज है, बिटकॉइन, फेमस क्रिप्टो करेंसीज है। अब बात करते हैं हम हिस्ट्री और इवोल्यूशन की। 1982
डेविड ट्रॉम नाम का एक बंदा था जिसने एनोनिमसली डिजिटल पेमेंट्स का तरीका इंट्रोड्यूस करवाया था। ही इंट्रोड्यूस्ड ब्लाइंड सिग्नेचर्स, जिसमें सिंपली ऐसा होता है कि लेट्स सपोज मेरे पास 100 रुपये हैं बैंक में, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास 10-10 रुपये के 10 नोट आ जाए। मैं क्या करती हूँ, कोई एक ऐसा सीरियल नंबर जनरेट करती हूँ जो मैं समझती हूँ कि कोई और जनरेट ना कर पाएगा। मैं उसे ऐसे रेप करके बैंक को भेजती हूँ कि वो उस सीरियल नंबर को ना देख पाए। बैंक क्या करता है कि वो देखता है, सीरियल नंबर देखे बिना सिग्नेचर करके मुझे वो जो नोट्स है वो वापस भेज देता है। मैं फिर वो जो मेरे पास नोट्स रिसीव हुए हैं मैं वो जिसे चाहे दे सकती हूँ। बैंक एट द सेम टाइम मेरे अकाउंट से 100 रुपये काटेगा। मैं क्या करती हूँ, लेट्स सपोज 50 जो 5-10 के नोट्स थे वो आलिया को देती हूँ। आलिया वो नोट्स लेगी और बैंक जाएगी। बैंक ये देखेगा कि जो सीरियल नंबर के नोट्स आलिया लेके आई है वो उससे पहले कोई लेके तो नहीं आया था। अगर लेके आया है तो आलिया को पैसे नहीं मिलेंगे, अगर कोई नहीं लेके आया है तो आलिया को पैसे मिल जाएंगे। तो सिंपली ये जो प्रोसेस था ये ब्लाइंड सिग्नेचर्स का प्रोसेस था। नेक्स्ट 1991 में दो साइंटिस्ट और या रिसर्चर्स थे, स्टुअर्ट हैबर और डब्ल्यू स्कॉट स्टोनेटा नाम से, जिन्होंने डिजिटली डॉक्यूमेंट्स को टाइम स्टैम्प करने के आइडिया को प्रपोज किया था। डिजिटली डॉक्यूमेंट्स को टाइम स्टैम्प करना मतलब वो कब बने थे उस डेट को स्टोर करना सीखी। 1998 में वी डे नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने बी मनी के आइडिया को प्रपोज किया था। बी मनी इज सिंपली डिजिटल करेंसी, अ डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी। ये इसे समझा जाता है बेसिस ऑफ बिटकॉइन और दूसरी जो क्रिप्टो करेंसीज है, लेकिन उस ज़माने में ये सिर्फ एक थ्योरी थी या फिर एक थ्योरेटिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट था। इस पर कोई प्रैक्टिकल काम नहीं किया गया था। उसी साल निक जाबू नाम के एक साइंसदान ने बिट गोल्ड के आइडिया दिया जो कि प्रूफ ऑफ वर्क और डिसेंट्रलाइजेशन का मिक्सचर था। फिर 2008 में एक एनोनिमस बंदा या ग्रुप जिनका नाम सातोशी नाकामोटो था, उन्होंने एक वाइट पेपर पब्लिश किया जिसका टॉपिक था बिटकॉइन पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, जो कि अभी भी bitcoin.org वाली साइट पे अवेलेबल है। उनका आइडिया सिंपली एक ऐसी करेंसी बनाना जो कि कोई गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल ना कर पाए, इस चीज़ का था। उस पे जो फर्स्ट जो जेनेसिस ब्लॉक बना था वो 2009 पे बना था। जेनेसिस ब्लॉक सिंपली पहले ब्लॉक को कहा जाता है किसी भी ब्लॉकचेन के। तो 2009 में सतोशी ने ऑफिशियली बिटकॉइन लॉन्च किया था। 2010 में बिटकॉइन की फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुई थी। 2018 में DeFi और नॉन फंजिबल टोकन्स NFTs का काफ़ी चर्चा था। DeFi मीन्स डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, मीन्स कि जैसे फाइनेंस के जो सर्विसेज होते हैं जैसे बोरिंग या ऑफ फंड्स वो ब्लॉकचेन के ज़रिए करना। और नॉन फंजिबल टोकन्स NFTs मतलब कोई भी ऐसी यूनिक ऐसी रिप्रेजेंटेशन जिसमें कोई आर्ट आ सकता है या फिर कोई म्यूज़िक वगैरह। इन 2021 डेवलपमेंट ऑफ लेयर 2 सोल्यूशन, इस लेयर 2 सोल्यूशंस वो ब्लॉकचेन हो गई जो कि एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन के ऊपर बनाई जाती हैं। ये इसलिए बनाई जाती है ताकि जो लेयर 1 में जो ब्लॉकचेन की फ़ी वगैरह बड़ी होती है वो कम की जा सके और ट्रांजैक्शंस वगैरह लेयर 2 में जो ब्लॉकचेन बनेगी उसमें ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा फास्ट हो पाए। एवोल्यूशन ऑफ यूज़ केसेस 2009 में क्रिप्टो करेंसीज बनी थी। क्रिप्टो करेंसी में हम ये क्योंकि बिटकॉइन वाज फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी दैट वाज लॉन्च इन 2009। 2013 में जैसे मेरे फर्स्ट प्रीवियस स्लाइड में था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ने बनाया था। 2015 में DApps को इनेबल किया गया था। 2017 में ICOs
वगैरह का बूम था। 2018 में NFTs एज आई डिस्कस अर्लियर, 2020 में DeFi और 2021 में Layer 2 सॉल्यूशंस पे काम किया गया। अब हम बात करते हैं कुछ की कंपोनेंट्स जो कि ब्लॉकचेन में आपको काफ़ी बार सुनने को मिलेंगी। सबसे पहले ब्लॉक जैसे कि ब्लॉकचेन के नाम में ही ब्लॉक है। सो ब्लॉकचेन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक्स, और एक ब्लॉक में मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स होते हैं। सो वी कैन से दैट ब्लॉकचेन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड ब्लॉक इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स। So let's read this time. A block is collection of transactions that are recorded and verified together, as I said earlier. Next है हमारे पास nodes बेसिकली पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कि इस नेटवर्क में वेरिफिकेशन का काम कर रहे होते हैं। कुछ फुल नोड्स होती हैं, कुछ माइनर्स होते हैं, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड थिंग इज कंसेंसस मैकेनिज्म। ये एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए नोड्स किसी भी एक सिंगल चीज़ पे एग्री करती हैं। जैसे कि कोई एक ब्लॉक बन जाए, उसके लिए बिटकॉइन में प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म का यूज़ किया जाता है। इथेरियम में प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म का यूज़ किया जाता है। फोर्थ थिंग इज क्रिप्टोग्राफिक हैश। इस फंक्शन के ज़रिए किसी भी डेटा, किसी भी साइज़ के डेटा को एक फिक्स साइज़ डेटा में कन्वर्ट किया जाता है, और ये इरिवर्सिबल है। मीन्स कि हम हैश से दोबारा डेटा को जनरेट नहीं कर सकते, और डेटा में एक स्मॉल चेंज एवलांच को अकर देती है। मीन्स कि जो हैश हमारे पास निकल के आता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है एक स्मॉल चेंज की वजह से। फिफ्थ थिंग इस लेजर, जैसे मैंने फर्स्ट में कहा था कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है जो कि रिकॉर्ड करता है सारे ट्रांजेक्शन जो डेटाबेस में हो रहे होते हैं। ब्लॉकचेन काम कैसे करता है? तो यूज़र क्या करेगा? यूज़र कोई ट्रांजैक्शन क्रिएट करेगा, उस पर ब्रॉडकास्ट करेगा नेटवर्क पे। नोड्स जो हैं वो उन्हें अपनी मेमपूल में रखेंगी। मेमपूल में UTXOs होते हैं, अनस्पेंडेबल ट्रांजेक्शन्स होती हैं। वहाँ से वो उसकी वैलिडिटी को चेक करेंगे। चेक करने के बाद उन्हें ब्लॉक में ऐड करेंगे। उस जो ट्रांजेक्शन है उसे करने के बाद उस ब्लॉक का हैश निकालेंगे। एक कंसेंसस मैकेनिज्म प्रूफ ऑफ वर्क जो कि बिटकॉइन में यूज़ होता है, उसके ज़रिए बिटकॉइन में निकालने के बाद अगर उस ब्लॉक का जो हैश है वो डिफ़िकल्टी लेवल के साथ मैच करता है तो वो ब्लॉक वैलिड है। और जो सबसे पहले ये काम करेगा उसे माइनर कहते हैं। माइनर को रिवॉर्ड मिलेगा, और जो सबसे पहले करेगा उसी को रिवॉर्ड मिलेगा। वो क्या करेगा कि उस ब्लॉक को पब्लिश करेगा नेटवर्क में, बाकी उनको बताएगा कि हाँ देखो मैंने ये ब्लॉक माइन कर लिया है। बाकी उसे वेरीफाई करेंगे कि क्या उसने सच में ब्लॉक माइन कर लिया है, और उसे अपने ब्लॉकचेन में ऐड करेंगे। माइनर को 6 कंफर्मेशन के बाद ब्लॉक रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो ये सिंपली ब्लॉकचेन ऐसे ही काम करता है। अब हम समरी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल लेजर है। फिर हमने हिस्ट्री की बात की। 2009 में फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन लॉन्च हुई थी। फिर हमने कुछ की कंपोनेंट्स की बात की जिनमें हमने देखा ब्लॉक जो कि मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को स्टोर करता है, और ब्लॉक्स को हम एक लिंक करते हैं बाय यूजिंग हैशेस। फिर हमने नोड्स के बारे में पढ़ा। नोड्स आर सिंपली पार्टिसिपेंट्स इन द नेटवर्क। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ नोड्स, फुल नोड्स, माइनर्स हैं। एक दूसरा काम है, भूल गई बात में हम डिस्कस करेंगे नोड्स के बारे में। उसके बाद हमने कंसेंसस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा। कंसेंसस मैकेनिज्म एक तरीका है जिसके ज़रिए हम ब्लॉकचेन में किसी भी एक एग्रीमेंट पे एग्री करते हैं। कंसेंसस मैकेनिज्म के बहुत सारे इकसाम हैं। बिटकॉइन में प्रूफ ऑफ वर्क यूज़ होता है, इथेरियम में प्रूफ ऑफ स्टेक यूज़ होता है, और बाकी बहुत सारे दूसरे जो क्रिप्टो करेंसीज है उनमें दूसरे यूज़ होते होंगे। फिर हमने पढ़ा कि कैसे बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन होती हैं। ट्रांजैक्शन यूज़र इनिशिएट करता है, फिर उसे उसमें नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करता है। नोड्स उसे वैलिडेट करती हैं, अपनी मेमपूल में ऐड करती हैं,
फिर उसे ब्लॉग में ऐड करती हैं और कंसेंसस मैकेनिज्म के ज़रिए एक डिफ़िकल्टी लेवल तक पहुंचने की कोशिश करती है, और जो सबसे पहले पहुंचता है उसे रिवॉर्ड मिलता है। हमने ये चीज़ें डिस्कस की। क्वेश्चन ऑफ द डे, हु कंट्रोल द ब्लॉकचेन फ्रॉम टेम्परिंग सिंस इट्स डिसेंट्रलाइज्ड? अगर आपको इसका आंसर आता है, आई डोंट वांट यू कि आप चैट से करें, आप खुद सोचें, आपके आंसर जैसे भी हो आप कमेंट करें, लेकिन इस क्वेश्चन से रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम हैशिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।